बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम CHN की यूनिट नंबर 5 की पार्ट 2 वाटर पे थोड़ा सा सीखेंगे। आज इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वाटर पहले जो पार्ट था एनवायरनमेंट, उसको हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था और कुछ ना कुछ तो समझ आया है। अब हम वाटर पे बात करते हैं। तो एज यू नो बेटर के हाउ इम्पोर्टेंट वाटर इज फॉर ह्यूमन बॉडी। जितना ही आपके बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, उसी तरह आपने उसको मेंटेन रखना होता है इनसाइड द बॉडी। और बाहर की जो वाटर है, आप व्हाटएवर अपनी ह्यूमन बॉडी की उसके लिए यूज करते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग के लिए, या आप ह्यूमन बॉडी की हाइजीनिक के लिए या दूसरे पर्पस के लिए यूज करते हैं, आप उसको कैसे मेंटेन रखते हैं, ये भी आपको इस सेशन में सिखाया जाएगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आप मेस्लो हायर की थ्योरी पढ़ ले तो बेसिक ह्यूमन नीड्स में आफ्टर एयर आपकी आती है वाटर। जितना आपके एयर इम्पोर्टेंट है, ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट है। आप हर एक मिनट में 16 से लेकर 20 नॉर्मल ब्रेथ लेते हैं। उसी के बाद इतनी इम्पोर्टेंस आपकी बॉडी में वाटर की है। ऑलमोस्ट ह्यूमन बॉडी में तकरीबन 70% तक वाटर होते हैं। आपके बॉडी में अगर वाटर की थोड़ी सी भी कमी है तो वो सारे आपके फंक्शन जो है ना वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक नॉर्मल एडल्ट है विद द वेट ऑफ 75 केजी, तो आप गेस करें कि उसकी बॉडी में कितने लीटर फ्लूइड होंगे। If a person with normally with 75 kg weight, he or she could have 42 लीटर वाटर उनकी बॉडी में होती है, लेकिन उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट किया है बॉडी में इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर मतलब जो सेल्स के अंदर होते हैं, सेल्स के अंदर जो फ्लूइड होते हैं उसको हम इंट्रासेलुलर कहते हैं। और वो उस 42 लीटर्स में तकरीबन 28 लीटर्स वही इंट्रासेलुलर होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में जो ज्यादातर फ्लूइड होती है वो सेल के अंदर होती है। 42 लीटर फ्लूइड मिसाल के तौर पर एक नॉर्मल एडल्ट में होती है। 75 की नॉर्मल एडल्ट में अगर 42 लीटर वाटर होती है, 42 लीटर फ्लूइड होती है, तो इसमें 28 लीटर आपके 66% जो है ना, 2/3 ऑफ दी होल बॉडी फ्लूइड वो आपके इंट्रा जो सेलुलर होती है, सेल के अंदर होती है। फिर आप उसके बाद आपकी जो 1/3 है या 14 लीटर है, 1/3 या 14 लीटर फ्लूइड आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर है। हमें बॉडी में जो प्रोमिनेंट फ्लूइड नजर आता है वो हमें ब्लड की शक्ल में आता है। इंट्रावेस्कुलर हम उसको कहते हैं। उसी एक्स्ट्रा सेलुलर की 14 लीटर फ्लूइड में हमारे पास सिर्फ 4 लीटर आपके ब्लड में होता है, जिसको हम इंट्रावेस्कुलर कहते हैं। आपके वेसल में आपकी जो ब्लड होती है वो 4 लीटर होती है। इट्स मीन के जो हमें जो प्रोमिनेंटली नजर आता है कि हमारी बॉडी में फ्लूइड की कमी है, हमारा ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, हमारे बॉडी डिहाइड्रेट हो रहे हैं, वो जस्ट आपकी वो 4 लीटर ब्लड आपको नजर आ रहा है। तो इट्स मीन कि हाउ इम्पोर्टेंट टू मेंटेन फ्लूइड लेवल इन योर बॉडी। तो फिर अब आपकी जो 10 लीटर है वो आपकी इंटरस्टिशियल स्पेस में होता है, वो भी एक्स्ट्रा सेलुलर है, लेकिन आपके सेल के दरमियान जो फ्लूइड होता है बिटवीन सेल्स, सेल के बीच में जो स्पेस होता है इंटरस्टिशियल स्पेस में, वहां पर जो फ्लूइड होते हैं उसी फ्लूइड को हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए से बताना था कि आप वाटर की इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करें कि हाउ इंपॉर्टेंट वाटर इज फॉर आवर बॉडी। अगर आप इस इम्पोर्टेंस आपको पता चलता है और आप इसी वाली जो इम्पोर्टेंस है आप कम्युनिटी में टीच करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, देन वहां के लोगों को भी वाटर के इम्पोर्टेंस का पता चल जाता है। तो फिर वो कितना कंसंट्रेट करेगा वाटर पे कि इट इज वेरी एसेंशियल कंपोनेंट फॉर अस टू सर्वाइव। और हमें किस तरह मेंटेन रखना है, क्यों हमारे लिए जरूरी है। अगर आप उनको सारी ये डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं कि वाटर आपके बॉडी में तकरीबन 70% तक होता है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर है जो कि डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर मेल में एज कम्पेयर टू फीमेल, मेल में ज्यादा फ्लूइड होती है,
क्योंकि फीमेल में जो डिपोज टिश्यू ज्यादा होते हैं उस वजह से उसकी जो टोटल बॉडी परसेंटेज है वाटर की वो कम होती है। फिर ओल्डर एडल्ट्स में कम होती है एज कम्पेयर टू चाइल्ड। चाइल्ड में आपकी जो कंसंट्रेशन है वाटर की ज्यादा होती है परसेंटेज। तो डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर है जो इसको इफेक्ट करते हैं, लेकिन नॉर्मली हम बात करते हैं तो नॉर्मली आपकी 70% तक फ्लूइड होती है। आपकी बॉडी की जो परसेंटेज है उसमें 70% आपकी वाटर या फ्लूइड होती है। और कितने इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको दे रहे हैं ये वाटर कि आप ब्लड, आपकी ब्लड थ्रू द बॉडी सर्कुलेशन करती है। एक चीज को दूसरी जगह पर, एक organ से दूसरे organ तक आपकी कोई भी हार्मोन, कोई भी दूसरी जो न्यूट्रिएंट्स है, कोई भी ऑक्सीजन है, ये कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड करता है, फ्लूइड है बॉडी की। ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपकी बॉडी कौन मेंटेन करता है? फ्लूइड करता है। आपकी टेम्परेचर रेगुलेशन कौन करता है? फ्लूइड करता है। आपकी बहुत सारे ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन वही फ्लूइड करती है। मिसाल के तौर पर सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपकी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की प्रोटेक्शन करता है। तो इस तरह बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी में फ्लूइड की, तो इसलिए हम इट इज वेरी मैंडेटरी टू कीप और फ्लूइड लेवल इन बैलेंस। और जो ज्यादातर हमारी इंटरनल बॉडी इसको जो रेगुलेशन करती है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए करती है। होस्टेसिस ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो हमारे बॉडी में फ्लूइड लेवल को मेंटेन रखती है। तो आपके बॉडी के लिए वाटर इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि वाटर की सोर्सेस कहाँ है, कहाँ से पानी, हम कहाँ से पानी आते हैं, ओरिजिनेशन कहाँ से होती है, कहाँ से निकलते हैं। उसके बाद हम उसकी यूजेज पे बात करेंगे कि हमने किस तरह यूज करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट वाटर क्या है? सेफ एंड होलसम वाटर डिफाइन एज, सेफ वाटर आप कैसे डिफाइन करेंगे कि आपकी बॉडी के लिए सेफ होना चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक एजेंट। द एजेंट व्हिच कैन कॉज डिजीज, हम उसको पैथोजेनिक कहते हैं। तो उन्हीं एजेंट से अगर ये फ्री है तो हम उसको सेफ वाटर कह सकते हैं। सेकंड, फ्री फ्रॉम द हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस, द सब्सटेंसेस व्हिच आर हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, उसको हम हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस कहते हैं। ये उससे फ्री होना चाहिए और टेस्ट के लिए प्रिजर्व होना चाहिए, तो उसको हम सेफ और होलसम वाटर कह सकते हैं। इट शुड बी फ्री फ्रॉम कलर एंड अदर, वाटर की जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसमें हम ये कहते हैं कि ऑर्डरलेस है और कलरलेस है। तो जब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी यही है तो हमें भी कलर और ऑर्डर नहीं चाहिए, हमें फ्री फ्रॉम कलर और ऑर्डर वाली वाटर चाहिए अगर हम सेफ वाटर की बात करते हैं। एंड शुड बी यूजेबल फॉर डोमेस्टिक पर्पस, डोमेस्टिक पर्पस के लिए आप यूज करते हैं, बहुत सारे पर्पस के लिए आप यूज करते हैं। कुकिंग के लिए करते हैं आप, और पीने के अलावा कुकिंग के लिए करते हैं आप, अपने हाइजीन के लिए यूज करते हैं, कपड़े यूज वॉश करते हैं, बहुत सारे पर्पस के लिए आप यूज करते हैं वाटर। पोल्यूटेड और कंटेमिनेटेड वाटर क्या है? जो कि हमारी ऊपर जो हमने सेफ वाटर की क्राइटेरिया बनाई कि इट शुड बी फ्री फ्रॉम पैथोजन, इट शुड बी फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस, it should be colorless and odorless, and it should be usable for domestic purpose. अगर आपकी वाटर द अबव क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती है तो फिर हम उसको क्या कहते हैं कि वाटर कंटेमिनेटेड है, वाटर पोल्यूटेड है और ये आपके डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूजेबल नहीं है। तो अगर अबव क्राइटेरिया कोई भी वाटर फुलफिल करती है तो हम उसको सेफ और होलसम वाटर कह सकते हैं। अदरवाइज अगर अबव क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं तो हम उसको फिर सेफ वाटर नहीं कह सकते हैं और आप इसको यूजेबल के लिए ये और नहीं है, क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं तो आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप यूज करते हैं तो आपको जो बहुत सारे फंक्शन आपकी बॉडी में मेंटेन करते हैं, बजाय उस फंक्शन की मेंटेन करने में आपको उल्टा आपकी बॉडी फंक्शन को अल्टर करने की वो सलाहियत रखती है, तो आपकी बॉडी फंक्शन डिस्टर्ब हो सकती है। वाटर रिक्वायरमेंट, क्योंकि जो हमने बात की थी कि अगर ये हमारी बॉडी में 70% तक है तो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। तो फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर फॉर सर्वाइवल, एक बात रिसर्चर्स कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर 2 to 3 days
डिफरेंट सर्चेस के डिफरेंट वो है कंक्लूडेड, वो है रिकमेंडेशन है। लेकिन हम जो फोकस करेंगे कि पर डे हमें कितना पानी चाहिए। नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए एवरी इंडिविजुअल शुड हैव टू इनटेक ऑफ वाटर कितने होना चाहिए, 2000 ml या 2 लीटर चाहिए। अर्बन एरियाज में 150 से लेकर 200 लीटर तक पर कैपिटा पर डे यूज होती है। और जो रूरल एरिया है वहां पर ये 40 लीटर है। और वाटर लोगों को मतलब एक्सेसिबल होना चाहिए, क्योंकि हम बार बार ही कह रहे हैं कि इट्स अ बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट आफ्टर एयर आफ्टर ऑक्सीजन। यूजेस ऑफ वाटर, अब हम वाटर यूज करते हैं डोमेस्टिक पर्पस। डोमेस्टिक पर्पस सब जानते हैं कि हम घर में जितनी भी चीजों के लिए पानी यूज करते हैं उसको हम डोमेस्टिक पर्पस कहते हैं। पब्लिक भी यूज करते हैं पानी को। इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्रीकल्चर जो बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर पानी यूज होता है तो एग्रीकल्चर सेक्टर करते हैं। पावर प्रोडक्शन में हम पानी यूज करते हैं। और कैरिंग अवे वेस्ट, जो हमारा वेस्ट निकलती है जो वाटर के जरिए आपकी कम्युनिटी से, आपके घर से, आपकी विलेज से वो ट्रेवल करती है और किसी दूसरी जगह पर तो वाटर के जरिए कैरी करती है आपकी वेस्ट को। मिसाल के तौर पर अगर हम अंदाजा लगाए तो पाकिस्तान में सबसे जो ज्यादा वाटर यूज करते हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर करते हैं। ऑलमोस्ट 96% वाटर यूज बाय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। एग्रीकल्चर जो पर्पस है हमारा, हमारी कंट्री में 96% ऑफ वाटर वो यूज करते हैं कि हमने जो डैम्स बनाए होते हैं, हमने जो टैंक्स बनाए होते हैं वही इसलिए करते हैं कि हम पानी को स्टोरेज करते हैं और उसी के लिए लिंक कर रहे हैं फॉर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। तो इसलिए हमारे मुल्क में जो सबसे ज्यादा यूजेज ऑफ वाटर होती है ऑलमोस्ट 96% जो होते हैं वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए करते हैं। बाकी हमारा 2% डोमेस्टिक पर्पस के लिए होता है और बाकी हमारा 2% इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होता है। और जब हम पावर प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वही वाटर जो हमारे पावर प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं डैम्स की शक्ल में, वही पानी हम एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। तो ज्यादातर अगर हम बड़ी वाटर की कंजम्पशन की बात करते हैं तो 90% वाटर, 96% वाटर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे यूज होते हैं। बाकी थोड़े थोड़े परसेंटेज में हमारे डोमेस्टिक में भी यूज होते हैं और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी यूज करते हैं। सोर्सेज ऑफ वाटर सप्लाई, रेन सबसे जो रेन की शक्ल में हमें मिलती है। सरफेस वाटर जो नेट सरफेस पे जो वाटर होती है जिसको हम रिजर्वायर करते हैं। पॉन्डिंग रिजर्वायर हमारे जो मुल्क में मिसाल के तौर पर जो बड़े बड़े डैम बनाए हमने, थरबीरा डैम हो गया, गंगा डैम हो गया, हम रिजर्वायर करते हैं कि जब पानी की जब शॉर्टेज होती है हम उस टाइम उसको यूज कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। पावर प्रोडक्शन के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, रिवर्स में होते हैं, स्ट्रीम्स में होते हैं, टैंक्स जो हम बनाते हैं, पॉन्ड्स और लेक्स। पॉन्ड्स और लेक तकरीबन दोनों सिमिलरिटीज में है, लेकिन पॉन्ड जो स्मॉलर पोर्शन में होती है और लेक उससे साइज में बड़ा होता है। इसमें नेचुरली वाटर स्टोरेज होते हैं और पूरे उससे पानी निकलते हैं। ग्राउंड वाटर में हमारे पास जो जमीन के अंदर से हमें जो पानी निकालना होता है वही चीजें जो एक डगवेल होता है जो कि ओल्ड ट्रेडिशनल वे में हम जो कुएं कूदते थे उसमें शेलो और डीप दोनों हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द एरिया, कौन से एरिया में कितना उससे पानी निकलता है। एंड ट्यूबवेल जो कि आप सब जानते हैं कि उसमें भी शेलो और डीप डिपेंड ऑन द एरिया। और एप्लीशियन वेल और स्प्रिंग यही चीजें हैं जिससे ग्राउंड से पानी खुद ब खुद निकलता है। मिसाल के तौर पर अगर जिस साइड पे आप उसी वेल को कूदते हैं जहां पर ये पानी निकलता है, वो पानी की जहां ये पानी की ओरिजिनेशन जहां से होती है वो सरफेस इस सरफेस से लेवल में ऊपर होता है। तो जब भी आप इस तरह की जगह कूदते हैं तो उससे पानी खुद ब खुद निकलना शुरू होता है विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट एनी हैंड पंप, विदाउट एनी
मोटर। तो एप्रेशन वेल में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वाटर की ओरिजिनेशन जहाँ से होते हैं, मिसाल के तौर पर ये हमारा एप्रेशन वेल है, ओरिजिनेशन यहाँ से होती है और आप यहाँ पर उसको डक को वेल कर उसको खोलते हैं वेल को, तो यहाँ पर जब आप कोई पाइपलाइन नीचे पास करते हैं तो पानी खुद ब खुद निकलना शुरू होता है। और जिस तरह स्प्रिंग भी है, तो स्प्रिंग पानी जहाँ पर ग्राउंड से निकलता है तो उसकी ओरिजिनेशन एक्चुअली उसी सरफेस से अबाव होती है। तो जब वहां पर उसको मुकम्मल है जमीन के कोई उसको ओपनिंग मिलती है तो पानी खुद ब खुद बाहर निकलना शुरू हो जाता है। उसके बाद रेन वाटर साइकिल है, जिस तरह की आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इवापोरेशन होती है, पानी से ऊपर रिसाइकल सिस्टम चलता है, फिर दोबारा रेन होती है, वाटर फ्लो करते हैं तो सी में दोबारा इवापोरेशन होता है और ये ऊपर क्लाउड बनाती है, क्लाउड से फिर रेन होता है। रेन वाटर इज द प्योरेस्ट वाटर इन नेचर, ये प्योरेस्ट है नेचर में। ये क्लियर और ब्राइट होती है, स्पार्कलिंग जैसे होती है। इट इज वेरी सॉफ्ट वाटर कंटेनिंग ओनली ट्रेसेस ऑफ डिसॉल्व सॉलिड होती है, corrosive action on land pipes, and rainwater is free from pathogenic agent। इसमें इम्प्योरिटी होती है कि जब एसिड ड्रिंक के साथ मिलता है डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड, और ये बहुत फ्यू प्लेसेस में होता है, जिस तरह के गिब्राल्टर डिफॉल्ट ऑफ वाटर है। तो रेन पानी जो ज्यादातर होती है वो प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होती है, लेकिन बाज दफा उसमें इसके साथ एसिड मिलती है, जिसका हम सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, depend on the place number। surface water originate वही है कि ये भी originate from the rainwater। Contamination from human and animal sources, high probability of organic, bacterial and viral contamination। ये हम बात करते हैं कि रेन की वाटर प्योर फॉर्म में होती है, लेकिन उसके ह्यूमन और एनिमल उसको कंटेमिनेट करते हैं। इसमें तो ह्यूमन और ये एनिमल की वजह से इसमें बैक्टीरियल और वायरल कंटेमिनेशन होती है। मेजॉरिटी ऑफ जो इंटेंसिटी है टाउन डिपेंड आता है आपके कौन सी सरफेस वाटर है, पॉन्डिंग रिजर्वायर है या रिवर स्ट्रीम से, टैंक से, पॉन्ड्स, लेक से, डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप से। तो जिस तरह हमारे पाकिस्तान में पॉन्डिंग रिजर्वायर हमारे पास भी है, रिवर भी हमारे पास है, बहुत सारे लेक्स है हमारे नॉर्दर्न एरियाज में, टैंक्स भी लोग खुद बनाते हैं जो थोड़ा सा उसको जमीन के अंदर स्पेस बनाते हैं, उसमें पानी स्टोरेज करते हैं। इस सरफेस सारे सरफेस वाटर होते हैं और इसकी ओरिजिनेशन एक्चुअली रेन से होती है और स्नोफॉल से होती है, जो हम स्नोफॉल की बात करते हैं। इंपोर्टिंग रिजर्वायर जिस तरह हम बात करते थे कि आर्टिफिशियल लेक्स, एक लेक्स को हम जो लेक्स की नाम आएगा तो हम कहेंगे कि ये एक नेचुरल बना हुआ होता है, लेकिन जब इंपोर्टिंग रिजर्वायर की बात है तो हम ये आर्टिफिशियल हमने खुद बनाया हुआ होता है। यूजुअली आपको वर्क एंड मेसोनरी मतलब जो आप स्टोन और ये मिट्टी वगैरह से पुल बांधते हैं और उसी वजह से आप पानी को स्टोर करते हैं। Catchment area fairly good quality, clear, palatable, and rank next to water and purity। हाँ, प्योर होती है नेक्स्ट टू रेन, लेकिन डिपेंड करता है कि कितने वहां पर ह्यूमन और एनिमल उसको अगर कंटेमिनेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। Keep the catchment area free from human and animal intrusion। अगर आप उसी एरिया को ह्यूमन और एनिमल की कांटेक्ट से बचाते हैं तो ये प्योर वाटर हो सकते हैं। अदरवाइज अगर वहां पर वो कांटेक्ट होती है लोगों की और एनिमल वहां जा सकते हैं इजिली, तो फिर उस वाटर को फिर क्या कर सकते हैं, कंटेमिनेटेड कर सकते हैं। हम इसको फिर प्योर वाटर नहीं कर सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज फॉर द नेशनल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट क्या है कि इस तरह की जो एरियाज होती है, कैचमेंट एरिया होती है, it should be free from the contamination of human and as well as animal। टैंक्स जो आपने बनाते हैं खुद, लार्ज एक्सकेवेशन करते हैं, वही आप एक बड़ा जगह एक्सकेवेट करते हैं, खोदते हैं
That is very important source of water supply in some Indian villages. Unlimited possibility of contamination and are highly dangerous. यहाँ पर कंटेमिनेशन की जो चांसेस है वो ज्यादा होती है, क्योंकि ह्यूमंस की वहां पर और एनिमल्स की वहां पर कंटेक्ट बहुत ज्यादा होती है। आप कैसे इस टैंक को इम्प्रूव कर सकते हैं? The edge of the tank should be elevated. आप उसके जो एजेस बनाते हैं वो ऊपर होने चाहिए, एलिवेटेड होने चाहिए। फेंस वहां पर कोई बैरियर्स होना चाहिए। No one should be permitted to get in return directly, और वहां पर किसी की डायरेक्ट कांटेक्ट से आप बचाते हैं, वहां पर आप इंस्ट्रक्शन बोर्ड लगाते हैं या कोई बैरियर्स लगाते हैं, वहां पर कोई डायरेक्टली ना जाए। एलिवेटेड प्लेटफॉर्म, और इस जगह पर हो जो लोगों की पहुंच से दूर हो, एलिवेटेड हो। क्लीन एट द एंड ऑफ ड्राई सीजन, और हर एक ड्राई सीजन के बाद आप उसको क्लीन करते हैं। और सिंपलेस्ट सोल्यूशन क्या है कि वहां पर आप सैंड फिल्ट्रेशन करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वे ऑफ वाटर एक प्यूरिफिकेशन की हम कह सकते हैं टाइप। सी वाटर मेरी लिमिटेशन है, बहुत ज्यादा कंटेमिनेटेड होती है, इसमें साल्ट की अमाउंट भी ज्यादा होती है। डिसाल्टिंग एंड डिमिनराइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व हेवी एक्सपेंडिचर और बहुत हेवी उसके लिए एक प्रोसेस रिक्वायर होती है। इसमें आप सी वाटर को प्योरीफाई करते हैं, लेकिन ये बाद एरिया में ये लाजमी होता है जहाँ पर दूसरे सोर्स ऑफ वाटर नहीं होते, तो फिर ये प्रोसेस जरूर करना पड़ता है वट एवर अगर एक्सपेंडिचर है, लेकिन फिर डिमिनराइजेशन और डिसाल्टिंग प्रोसेस करते हैं और इस पानी को यूजेबल बनाते हैं फॉर ड्रिंकिंग एंड फॉर अदर डोमेस्टिक पर्पस के लिए। ग्राउंड वाटर, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि रेन वाटर है जो कि ग्राउंड वाटर वहां पर जाकर उससे ग्राउंड वाटर बनाते हैं। असल में ग्राउंड वाटर की जो हमारी जो वो है वो भी रेन से होती है। लिमिटेड टू ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड, cheapest and most practical means superior to surface water. सरफेस वाटर से ये थोड़ा सा अच्छे होते हैं, क्योंकि ये एज कंपेयर टू सरफेस वाटर ये थोड़े से जरा साफ कह सकते हैं, क्लीन वाटर कह सकते हैं। एडवांटेज इसकी क्या है कि ग्राउंड वाटर फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक एजेंट, इट रिक्वायर्स नो ट्रीटमेंट, इट इज अवेलेबल इवन इन ड्राई सीजन एंड लेस सब्जेक्ट टू कंटेमिनेशन। ये इसकी एडवांटेज है, लेकिन हाई एडवांटेज क्या है कि हाई एंड मिनरल कंटेंट पंपिंग टू लेफ्ट वाटर। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इसमें मिनरल्स कंटेंट ज्यादा होता है, और आपने उसके लिए कोई चीज यूज करना है कि उसको आप वाटर को ऊपर लाए ग्राउंड से। सारी जगहों पर वाटर से बहुत ऊपर नहीं आते, आपने वहां पर कोई पंप यूज करना है या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करना है कि पानी को आप ग्राउंड से निकाले, तो ये इसके डिसएडवांटेज है। इसमें वेल्स भी होते हैं और स्प्रिंग भी हो सकते हैं। जो ट्रेडिशनल वेल होती है डिपेंड करता है कच्चा बनाते हैं या वाला बनाते हैं। आप जितना आप उसको डीप करते हैं उतना ये अच्छा रिजल्ट आपको देगा, अच्छा पानी देगा। आप उसमें एक हैंडपंप इंस्टॉल करते हैं, तो ये सारे डिपेंड करता है कि आप कितना इसको अच्छा बनाते हैं। वो ट्रेडिशनल वे है। अच्छा, शेलो और डीप में जो डिफरेंस क्या होना चाहिए कि ये शेलो जो लैंड की जो इम्प्योरस लेयर है इससे अबव होती है, और डीप वेल जो होता है ये इम्प्योरस लेयर से नीचे होता है। केमिकल क्वालिटी इसमें मॉडरेटली हार्डली होता है शेलो में, जबकि डीप वेल में ये बहुत हार्ड होता है। मेट्रोलॉजिकल क्वालिटी जो शेलो में मतलब ये ग्रासली कंटेमिनेटेड हो सकते हैं, और जब आप डीप जाते हैं तो ये प्योर वाटर होते हैं। शेलो आपको ड्राई समर में सिर्फ मतलब समर की जो ज्यादातर अगर इस तरह की सीजन आते हैं समर, तो वहां पर उस मौसम में ये ड्राई हो सकता है, लेकिन डीप वेल आपको कांस्टेंट सप्लाई दे सकती है। तो इसलिए हम ज्यादातर अगर रिसोर्सेज वो है तो आप डीप वेल की ज्यादा कोशिश करें जहाँ पर कम्युनिटी में नीड हो। डीप वेल meteorologically safe, deep, shallow deep well, private well, constant of pipe into water retaining straight rate of at least for a period of 5 to 10 years, ये भी डिपेंड करता है। Spring water come to the surface water and flow freely under natural pressure. Shallow spring and deep spring do not show seasonal fluctuation. अगर deep spring है तो इसमें season की वजह से कोई fluctuation नहीं आती है।
अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम वाटर प्यूरिफिकेशन की बात करेंगे इंशाल्लाह। तो थोड़ा सा समराइज करते हैं कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इम्पोर्टेंट वाटर इज फॉर अस, ह्यूमन बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये ह्यूमन बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये इंफॉर्मेशन आ जाते हैं, तो फिर आप कम्युनिटी में इंफॉर्मेशन आप स्प्रेड करते हैं, कम्युनिटी में ये अवेयरनेस बढ़ाया करते हैं कि वाटर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और वाटर की जो सोर्सेज है, कौन कौन सी सोर्सेज है, कौन कौन सी वाटर सेफ वाटर होती है किसी भी इंडिविजुअल के लिए यूज करने के लिए। अगर कहीं कहीं पर ग्राउंड वाटर है और सरफेस वाटर है तो आप तरजीह देते हैं ग्राउंड वाटर को, क्योंकि एज कम्पेयर टू सरफेस वाटर ग्राउंड वाटर ज़्यादा सेफ होते हैं। अगर आपके पास इस तरह की वाटर रिजर्वायर है तो आप उसको ह्यूमन और एनिमल कंटेक्ट से आप उसको अवॉइड करें कि वो कंटेमिनेटेड न हो। अगर आप सेफ वाटर यूज करते हैं तो बॉडी में आपके लिए बहुत सारे फंक्शन को मेंटेन रखते हैं। अगर आप इस तरह की वाटर को कंटेमिनेटेड पीते हैं या उसको कंटेमिनेटेड वाटर यूज करते हैं तो बजाय आपकी ह्यूमन बॉडी फंक्शन की, आपकी फंक्शन को, बहुत सारे फंक्शन को नॉर्मल कर सकते हैं, बहुत सारे डिजीज काज कर सकते हैं अगर आप कंटेमिनेटेड वाटर यूज करते हैं। तो अगर किसी कम्युनिटी में कोई प्योरिफिकेशन सिस्टम नहीं है, उनको कोई वाटर सही तरह नहीं मिल रहा है, तो आपकी सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी, आपका जो इंटरवेंशन है वहां पर आपने लोगों को टीच करना है कि आपने अपने लिए वाटर को किस तरह सेव बनाना है। मिसाल के तौर पर अगर कोई कम्युनिटी लोकल सरफेस वाटर यूज करती है और उसी सरफेस वाटर की वजह से उनको बहुत सारे डिजीजेस होती है, और उन्हीं वाटर की वजह से वहां पर जो लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम है वो कंप्रोमाइज हो रहा है, तो आपने वहां पर सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करना है कि उन लोगों में आपने करना है कि आप वाटर को सेव करके यूज करें। मिसाल के तौर पर अगर वहां पर कोई दूसरे रिसोर्सेज नहीं है तो कम से कम आपने उनको ये टीच करना है कि आपने अपने जो पानी पीते हैं उसको आपने बॉयल करके पीना है। अगर आप उसको बॉयल करते हैं तो बहुत सारे जो कंटेमिनेटेड उसमें ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उससे किल हो जा सकते हैं काफी हद तक, और आप फिर उसको वाटर यूज करते हैं तो आप इन डिजीज से बच सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं कि आपने रिसोर्सेज के हिसाब से वहां पर टीच करना है। वट एवर जहाँ पर भी आप कम्युनिटी में जाते हैं आप टीच करते हैं तो आप सबसे पहले एसेस करते हैं कि ये लोग कौन से रिसोर्सेज यूज करते हैं, उनकी उनकी ये जो एनवायरमेंटल रियलिटी क्या है, किस तरह ये फूड यूज करते हैं, किस तरह ये इनके पास एनवायरमेंट है, किस तरह ये इनके पास वेंटिलेशन है, किस तरह इनके पास वाटर है। सारे फैक्टर आप असेस करते हैं, उसी फैक्टर के हिसाब से आप उनको टीच करते हैं। और नेक्स्ट सेशन में हम वाटर प्यूरिफिकेशन पे बात करेंगे।